और चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क से संसद तक अंबेडकर के नाम पर देश में सियासी दंगल छिड़ चुका है। राज्यसभा में दिए गए गृह मंत्री शाह के भाषण का हवाला देकर कांग्रेस उन पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रही है। आज संसद में भी कांग्रेस ने इस पर जमकर हंगामा किया। सरकार की ओर से संसद में तो जवाब दिया ही गया, अमित शाह ने खुद मीडिया के सामने आकर कांग्रेस की कलई खोली। कहा कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अंबेडकर के नाम पर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस अमित शाह के राज्यसभा में दिए भाषण का एक वीडियो दिखाकर आरोप लगा रही है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने जो कहा था उससे पूरा विपक्ष भड़क उठा। यहां तक कि पीएम मोदी से मिलने खड़गे और राहुल गांधी पहुंच गए। कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज करारा जवाब दिया। कांग्रेस पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस ने कल राज्यसभा में अमित शाह के भाषण का 12 सेकंड का वीडियो दिखाकर आरोप लगाया कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया। अब आप 12 सेकंड का वो वीडियो देखिए, साथ ही जिस भाषण से वो 12 सेकंड की क्लिप निकाली गई है वो पूरा भाषण भी सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। तो अमित शाह का पूरा भाषण सुना आपने। इसमें कहीं भी अंबेडकर का अपमान नहीं है, लेकिन कांग्रेस संसद में लगातार हंगामा कर रही है। आपने 100 बार अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। शाह जी ने ये जो अपमान अम्बेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया उसी का बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा है मैं उसका खंडन करता हूं सर। अंबेडकर के कथित अपमान का मुद्दा यहीं तक नहीं रुका। आज शाम को एक बार फिर खड़गे और अमित शाह आमने सामने आए। दोनों नेताओं ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले आए खड़गे, जिन्होंने अंबेडकर के साथ ही अमित शाह के बयान को दलितों का अपमान बताया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री का बचाव कर रहे हैं। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की और अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर
अमित शाह राजीनामा देना चाहिए। तो अंबेडकर पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी अधूरा वीडियो दिखाकर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संभल हिंसा पर सियासत जारी है। नामजद आरोपी सपा के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने मामले में खुद को बेगुनाह बताते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने दलील दी है कि सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आरोपी सांसद कहीं भी जाए, कानून अपना काम करेगा। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में नामजद आरोपी संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट का रुख किया है। सांसद ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर नामजद एफआईआर को चुनौती दी है और खुद को बेगुनाह बताया है। हाईकोर्ट में सांसद बर्क ने जो दलील दी है, उसके मुताबिक वो 24 नवंबर हिंसा के दिन यूपी में मौजूद नहीं थे। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लोगों के बीच जाकर उन्होंने शांति बनाने की अपील की थी। सियासी बदले की भावना के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें बदनाम और उत्पीड़न करना चाहती है। बर्क की दलील जो भी हो, लेकिन संभल के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि संभल के सांसद जहां चाहे वहां जाएं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। सरकार किसी के साथ दुर्भावना से कोई काम नहीं कर रही। हाईकोर्ट जाए अच्छी बात है, कोर्ट कानून को माने ये और अच्छी बात है, लेकिन संभल में मानवता की हत्या हुई है। संभल में सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है, और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब गैर भाजपा शासन रहा। माननीय न्यायालय के दरवाजे को खटखटाने का सबको अधिकार है, उस पर हमारी ओर से कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन अगर तथ्य इस प्रकार के मिले हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के दंगाई कार्यकर्ता संभल मामले में दोषी हैं, तो जांच के अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जानबूझकर किया गया अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि संभल के मामले पर प्रशासन पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, लेकिन बवाल के बाद संभल में जो मंदिर मिले उस पर भी सियासत तेज है। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे सब। आपकी सरकार में अगर भगवान का अपहरण हो रहा है तो ये आपके लिए शर्म की बात है। तो ये तो आप सोचिए ना, इसकी तो आपकी शर्म की बात है। और भगवान का अपहरण नहीं हो सकता। मैं लक्ष्मीकांत जी को कहूंगा कि भगवान के लिए कृपया हल्के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। भगवान तो देने वाला है, भगवान को कौन अपहरण कर सकता है। फिलहाल संभल में जामा मस्जिद विवाद और मंदिर मिलने के मामले पर राजनीति तेज है, और इसी बीच संभल में हो रहे बिजली चोरी की चर्चा भी सदन में गूंज गई। अब सांसद जियाउर रहमान के घर एक ऐसा मीटर निकला है जिससे बिजली तो आती थी लेकिन बिल नहीं। फिलहाल इस नए मुद्दे पर भी सांसद जियाउर रहमान बर्क घेरते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में मुलाकातों पर सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। कल उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और आज शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इन मुलाकातों के मायने क्या है? क्या इन मुलाकातों से गठबंधन को खतरा है? आइए जानते हैं। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्म है। इस बार सियासी गर्मी मुलाकातों की वजह से बढ़ी है। कल उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। और आज शरद पवार ने संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये महज संयोग है या कोई सियासी प्रयोग है। इन मुलाकातों पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों में से किसी ने खुलकर ऐसी कोई बात नहीं की है जिसके सियासी मायने निकाले जाएं। शरद पवार ने पीएम मोदी से अपनी मुलाकात को किसानों से जोड़ा, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी फडणवीस के साथ हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया।
लेकिन इसके बाद भी मुलाकातों के मायने निकाले जा रही हैं। ये मुलाकातें ऐसे समय में हुई हैं जब महाराष्ट्र विधानसभा में बुरी तरह से हार के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है और इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस से दूरी बना रही हैं। जो कभी एक थे वो आज भले ही अलग हों, लेकिन फिर एक होने की संभावनाएं तो राजनीति में बनी ही रहती हैं। और ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि सावरकर को लेकर उद्धव की राय इंडिया गठबंधन से न सिर्फ अलग है, वो इस मुद्दे पर वही स्टैंड रखते हैं जो स्टैंड फडणवीस और बीजेपी का रहा है। वो सवाल करते हैं कि सावरकर को भारत रत्न मिलने में देरी क्यों हुई। मुळामध्ये सावरकरांना भारतीय जनता पक्षाने एकदा भारत रत्न द्यायला काय हरकत आहे? का देत नाहीये? द्या ना त्यांना भारत रत्न। आज जब संसद में अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस के नेता सदन में हंगामा कर रहे थे। ठीक उसी वक्त शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात कर रहे थे। इसके पहले ममता बनर्जी ने भी दावा किया था कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं, जिसका शरद पवार, लालू यादव और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने समर्थन किया। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी में विधानसभा का शीत सत्र जारी है। सदन में चर्चा कम, हंगामा ज्यादा देखने को मिल रहा है। सदन में अंबेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आए। कांग्रेस का विरोध इस बार भारी। सड़क से सदन, हंगामा ही हंगामा। कटोरा, केतली, बोतल, खूब बवाल। सियासी खटपट, सदन से वॉकआउट। विधानसभा के शीत सत्र में 3 दिन से हंगामा ही हंगामा है। कभी खाद पर तो कभी रोजगार और कभी भ्रष्टाचार पर। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन में बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे और विपक्ष के वॉकआउट पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूरा देश मानता है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी को भगवान के रूप में बाबा साहब को हमेशा पूछते आई है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री को, जो संविधान के निर्माता रहे, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो टिप्पणी करी, बड़ी घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। सब विधायक चाहते हैं कि हमारी बात सदन के माध्यम से आए और हमारे क्षेत्र में विकास काम हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हंगामा किया है। और अगर ये सदन की परंपरा है कि कोई भी चर्चा अगर अन्य सदन में होती है तो वो व्यक्ति यहाँ नहीं है तो उसका विषय आना ही नहीं चाहिए। और सदन नियमों से चलता है, नियम से हटके बात करना कांग्रेस का काम है। रोजगार के लिए कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के पास चाय की केतली लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है युवाओं के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार की नौकरी देने के दावे खोखले हैं। देश के पता नहीं कितने लाखों बच्चे इंजीनियरिंग करके आज बेरोजगार बैठे हैं। कई नौजवान ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठे हैं। सरकार सुन रही है, इसलिए हम सब लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि ये सरकार सुने, हमारे बेरोजगारों का दर्द सुने, नौजवानों का दर्द सुने, उनको रोजगार। शराब घोटाले को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस विधायक महेश परमार शराब की बोतलों की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इस पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, इसलिए कभी केतली, कभी कटोरा, कभी बोतल लेकर आ रहे हैं। तत्कालिक 4 IAS और लोकायुक्त और जो वहाँ के बड़े ठेकेदार और जो अधिकारी और दोषी हैं, और ये मेरा ध्यान आकर्षण, ये मेरे साथियों मैंने लगाया, इसमें सरकार ने खुद ने स्वीकार किया
कि स्वीकार किया कि 41 करोड़ का नहीं 71 करोड़ का घोटाला है। तो एक जिले में 71 करोड़ का, तो पूरे मध्य प्रदेश में तो 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ का घोटाला होगा। इतना बड़ा घोटाला, ये देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला है। क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी बचाना चाह रहे हैं? कांग्रेस के पास कटोरा, पकोड़ा, आलू, जलेबी यही चीजें बची है, जनाधार उनके पास बचा नहीं है। मध्य प्रदेश में एक सक्षम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस किसी भी कथित घोटाले का वो आरोप लगा रहे हैं, सरकार पूरी जांच कराएगी और अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर विधानसभा के बाहर और अंदर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस बार सरकार पर हमलावर है और इसका क्या परिणाम होगा, ये भी देखना अहम होगा। रिपोर्ट न्यूज़ 18। एमपी में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूलने वाली मनमानी पर सरकारी हंटर चलेगा। मोहन सरकार ने विधानसभा में मंगलवार को निजी विद्यालय अधिनियम 2024 विधेयक पेश किया, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम का सुपर एक्शन प्लान। निजी स्कूलों का खेल, मनमानी पर नकेल। निजी स्कूलों की ठगी नीति पर ठोस नीति। अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर नकेल कसने को लेकर मोहन सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के बनाए गए फीस एक्ट में बदलाव का विधेयक विधानसभा में पेश किया है, जिसके मुताबिक अब प्राइवेट स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस अलग से नहीं ले सकेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट फीस सालाना फीस का हिस्सा होगी। वहीं स्कूल फीस में ट्यूशन, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, कॉशन मनी और एडमिशन फीस को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नए विधेयक में निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी को लेकर भी नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत 15% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर जिला राज्य स्तरीय कमेटी के अलावा अंतिम फैसला विभागीय कमेटी लेगी। 25,000 रुपए सालाना फीस लेने वाले स्कूल अब इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे, यानी ऐसे स्कूल जिनकी सालाना फीस 25,000 रुपए या उससे कम है, उन्हें फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति नहीं लेनी होगी। फीस एक्ट में बदलाव वाले विधेयक से एक तरफ जहां मनमानी तरीके से वसूली करने वाले प्राइवेट स्कूल संचालकों पर चाबुक चला है, तो वहीं सालों से स्कूल संचालकों के मनमानी सह रहे अभिभावकों को राहत मिली है। अभिभावकों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। एक्सपेंसेस हैं जो अननेसेसरी जुड़ जाते हैं स्कूलों की तरफ से। अच्छा है, ज्यादा फीस एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 35,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं। नया कानून लागू होगा तो 16,000 स्कूल एक्ट के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिसके बाद प्रदेश के 19,000 प्राइवेट स्कूल अब किसी तरह की मनमानी नहीं कर सकेंगे। बहरहाल फीस एक्ट में बदलाव का विधेयक अभी विधानसभा में पेश हो चुका है। विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर, एक देश एक कानून से जुड़ी हुई। एक देश एक कानून के लिए जेपीसी का ऐलान कर दिया गया है। जेपीसी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी का ऐलान हुआ है और सांसद प्रियंका गांधी का भी नाम इसमें है। बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर जेपीसी में शामिल हैं। संबित पात्रा, अनिल बलूनी, मनीष तिवारी जेपीसी के सदस्य, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले जेपीसी में हैं। तो जेपीसी में लोकसभा के 21 जबकि राज्यसभा के 10 सांसद होंगे जो इस पर चर्चा करेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन कर दिया गया है एक देश एक चुनाव पर। और न्यूज़ 18 संवाददाता पवन गौर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक देश एक चुनाव पर जेपीसी बना दी गई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों के सदस्य इसमें शामिल हैं। चर्चा होगी अब। देखिए
कल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा के अंदर जेपीसी को लेकर प्रस्ताव रखेंगे और उसमें चूंकि लोकसभा सदस्य तमाम जो पार्टियों से नाम मांगे गए थे कि कौन कौन सदस्य जेपीसी का हिस्सा हो सकता है, उसको लेकर सभी दलों ने लोकसभा के सदस्यों के अपने अपने नाम भेज दिए, जिसमें अगर बीजेपी की बात करें तो पीपी चौधरी और बांसुरी स्वराज, उनके अलावा अनुराग ठाकुर, अनिल बलूनी, विष्णुदत्त शर्मा, तो ये कई सारे नाम इसमें शामिल है। कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, ये लोग कांग्रेस की तरफ से शामिल होंगे। उसके साथ साथ टीएमसी की बात करें कल्याण बनर्जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव समेत कई सारे अन्य जो दलों से नेता जो हैं, एनसीपी की अगर बात करें शरद पवार की पार्टी की तो सुप्रिया सुले उसकी तरफ से रहेंगी। तो कई सारे दलों के जो अगर बात करें सभी दलों की तरफ से 21 जो सांसद हैं वो जेपीसी का हिस्सा लोकसभा की तरफ से होने वाले हैं। उसके साथ साथ राज्यसभा के तरफ से भी 10 नाम मांगे गए हैं जो जेपीसी में रहेंगे। उनको जल्दी ही जो राज्यसभा सचिवालय है वो सरकार के लिए भेज देगा। उसके बाद में पूरा एक जेपीसी का गठन कर लिया जाएगा। कल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसको लेकर लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव रखने वाले हैं। शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना है। अब बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।